मेनली कंप्लीट, न्यूलैंड बताए थे, अष्टक का नियम बता दिए थे। हाँ, लास्ट क्लास में बता रहे थे लॉ ऑफ, ये शायद बता चुके थे। अष्टक का नियम, ये हम लिखवाए थे कि अष्टक का नियम क्या है, ये स्वर पर आधारित था। ठीक है, लिख बताया था ना, सारे गामा। तो इसमें न्यूलैंड जी क्या बताए थे कि जो पहला एलिमेंट का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वह आठवें एलिमेंट के साथ क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन आपको बस इतना याद रखना कि अष्टक का नियम कौन दिए थे, न्यूलैंड। पहला एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन, और लास्ट एलिमेंट क्या था, थोरियम। लास्ट एलिमेंट क्या था, थोरियम। ठीक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी थी, 56। लेकिन इनका नियम कहां तक सक्सेस रहा, कैल्शियम तक। बस ये याद रखना, पहला हाइड्रोजन, लेकिन सक्सेस कहां तक रहा, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, लेकिन सजाना कितना था, 56। बाकी सब फेल कर गए। अब इसके बाद आए मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1869 में आया था। 1869 में मेंडलीव भी आए। जिसका नाम पड़ गया एमपीटी, या मेंडलीव, एमपीटी छोड़ दो, मेंडलीव। अब ये हम समझना कि मेंडलीव जो बताए थे वो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में, आवाज सारणी में ग्रुप और कॉलम के बारे में चर्चा की। ग्रुप यानी समूह, कॉलम मतलब क्या, वही होगा। ये आपका ग्रुप के बारे में, ये आपका क्या था, ग्रुप था। आवार, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इसको आवार बोलते हैं। तो टोटल ग्रुप की संख्या इसमें थी, टोटल ग्रुप कितने थे, 8। और टोटल पीरियड 7। सबसे पहले टेबल तैयार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मेंडलीव। इन्होंने सबसे पहले ग्रुप और पीरियड के बारे में चर्चा की है। ग्रुप को हिंदी में समूह बोलेंगे और पीरियड को आवर्त। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितना था, 8। आवर्त की संख्या कितना, 7। और ये समय जब ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो ये समय टोटल एलिमेंट की संख्या 63, टोटल एलिमेंट की संख्या 63, जिसमें से पहला एलिमेंट इन्होंने हाइड्रोजन को रखा। कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन। और लास्ट एलिमेंट इन्होंने यूरेनियम का जगह दिया, यूरेनियम। 63 एलिमेंट को सजाना था इनको ग्रुप और पीरियड में। इनका कुछ मेरिट पॉइंट भी था और कुछ डिमेरिट था, इसीलिए इनके जगह आगे इनका स्टूडेंट हेनरी मॉजले, इनके स्टूडेंट विद्यार्थी थे, और लास्ट में वही पीरियोडिक टेबल सही से बनाया। इनका भी डिमेरिट था, जिसके कारण ये भी पीरियोडिक टेबल बनाते बनाते रह गए, इनका क्रेडिट नहीं गया। हाँ, लेकिन फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको माना जाता है, मेनली फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा जाए तब हेनरी मॉजले, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ग्रुप, अरे रुको तो, अभी ग्रुप 18 को मॉडर्न में होता है, इसमें नहीं। ठीक है, तो जब यहां समझिएगा, पूरा कंप्लीट करना तो फिर पूछना कि कहां पर क्या दिक्कत है। यहां सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड के बारे में कौन बताया था, मेंडलीव। इसलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछा जाए, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तब किनको क्रेडिट जाता है, मेंडलीव।
इनका डिमेरिट ये था ना कि ये एटॉमिक मास के आधार पर सजा दिए थे, परमाणु भार के आधार पर। ये बताए थे कि हम टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम समझते हैं, ऊपर से नीचे, ये टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, या हम लेफ्ट से कहां जाएंगे, राइट, लेफ्ट राइट। ये बताए थे कि हम टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाते हैं या लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में सजाएं, परमाणु भार को बढ़ते क्रम में, यानी एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को यानी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक भार को बढ़ते क्रम में सजाए। ये इनका डिमेरिट पॉइंट, यही गलती कर दिए थे परमाणु भार को उठाना, यही इनका गलत था। अगर परमाणु भार नहीं उठा पाते तो इनका पीरियोडिक टेबल सक्सेस हो जाता। अब पहला क्वेश्चन आ सकता है कि मेनली का आवाज सारणी किस पर आधारित था, परमाणु भार के आधार पर, ऊपर से नीचे जाओ या बायां से दायां जाओ, परमाणु भार क्या किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। इनका मेरिट पॉइंट क्या था, मेरिट पॉइंट ये था ना कि ये खाली जगह छोड़ दिए थे, इनको पता था कि फ्यूचर में एलिमेंट खोजा जाएगा तो बहुत सा खाली जगह छोड़ दिए थे, इनका मेरिट पॉइंट। और डिमेरिट पॉइंट क्या था कि इन्होंने आइसोटॉप्स की जगह नहीं दी। आइसोटॉप समझते हो ना, समस्थानिक, क्योंकि एक ही एलिमेंट के समस्थानिक अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनका ये उठाए थे किस पर, एटॉमिक मास पर, और एक तत्व का परमाणु भार उसके समस्थानिक का परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, परमाणु भार तीनों का अलग अलग होगा। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 3 बार लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन 1, 2, हाइड्रोजन 3। तो सोचो मेरा मकसद क्या था, साइंटिस्ट का मकसद क्या था, पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में बनाना, पीरियोडिक टेबल को याद रखना। इसीलिए ना पीरियोडिक टेबल बनाया जा रहा था कि सभी एलिमेंट को एक जगह रख दें ताकि पीरियोडिक टेबल पढ़ना आसान हो जाए। लेकिन अगर ये एटॉमिक मास पर सजा रहे थे, अगर समस्थानिक को भी लिख दिया जाता, पोलोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 56 आइसोटॉप है, तो 56 आइसोटॉप, तो क्या लिखते हैं, पोलोनियम 1, 2, 3, चल जाता 10 पेज में पीरियोडिक टेबल, एक एक एलिमेंट का आइसोटॉप सजाते। तब आइसोटॉप्स लिखना क्यों पड़ता, क्योंकि एक ही एलिमेंट का आइसोटॉप्स अलग अलग होते हैं उसके समस्थानिक का। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3, पोलोनियम का कितना, 56। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका समस्थानिक का नाम दिया गया है, याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक पूछा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका समस्थानिक का नाम पड़ा है। बाकी कोई भी एलिमेंट का समस्थानिक का नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। कार्बन का कितने होते हैं, 12 भी होता है, 14 भी होता है। C14 आप पढ़े होंगे। तो बस हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके समस्थानिक का नाम पड़ा है, बाकी कोई भी तत्व के समस्थानिक के नाम नहीं पड़े। तो आप खुद सोचिए, यूरेनियम का भी दो, 292, एक होता है 235 और एक होता है 239, 238। तो 235 का यूज हम कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। पोलोनियम भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में किया जाता है, लेकिन 239 का यूज होता है। सबसे पहले एटम बम कहाँ गिराया गया था, उसमें यूरेनियम सबसे पोलोनियम सबसे ज्यादा था, 299 था, 239 था पोलोनियम। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में दो ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उससे रेडिएशन निकलती है, पोलोनियम हो यूरेनियम हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझते हैं, वो ऐसे तत्व जिसके इमिशन से अल्फा, बीटा, गामा रे रिलीज होता, निकलता है। अगर मान लो कि एटम बम कहीं गिर रहा है तो सोचो 10 किलोमीटर डायमीटर में तो पूरा आग लग जाएगा, 10 से 20 किलोमीटर में। उससे एक्सरे भी निकलता है, अल्फा भी निकलता है और गामा भी। सबसे नुकसान कर क्या करता है, एक्सरे।
एक्सरे हम लोग तो एक्सरे करवाते हैं, तो ये बहुत कम रेंज पे करवाते हैं, 3 से 4 एंगस्ट्रॉम पर। तो 3 से 4 एंगस्ट्रॉम में आपको बोन्स दिख जाता है कि आपका बोन्स में क्या प्रॉब्लम है। और सोचो 4 से 500 एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन निकलता है, तो छलनी कर देगा ना जी, छलनी क्या उसमें आप खेल खत्म। तो एटम बम लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के लोगों को मार देता है, 100 किलोमीटर के डायमीटर। जैसे मान लीजिए यहाँ गिरा तो यहाँ से आसपास पटना उटना सब साफ, पटना गिरा तो गया साफ, ठीक है, 100 किलोमीटर है ना आसपास। और इतना छोड़ो ना, 50 साल बाद भी जाओगे पटना जहां गिरा है, आज नागासाकी चल जाओ, हिरोशिमा, वहां का रेडिएशन इतना खराब हो गया मिट्टी कि मिट्टी से आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर बम जो बहुत डेंजर है, तो उसमें यूरेनियम 235 और पोलोनियम 239 का उपयोग होता है। तो वो सब रहने दीजिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का बनाने का मकसद क्या था, जितने भी एलिमेंट है सही से याद रखना, उसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना। लेकिन इनका गलती क्या था कि ये तत्व को परमाणु भार के आधार पर सजाए थे। अब हम ये जानते हैं कि परमाणु भार जो होते हैं हर एलिमेंट का समस्थानिक अलग अलग होता है। परमाणु नंबर क्या होता है सेम, लेकिन परमाणु भार अलग अलग, उसी को तो समस्थानिक बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आइसोटॉप्स क्या होता है, तो परमाणु संख्या क्या समान और परमाणु भार अलग अलग। चलिए अब यहां पर क्या था, इनका मेरिट पॉइंट क्या था। चलिए पहले लिखिएगा ना, तो लिखिएगा पहले 1869 में मेंडलीव जी आए। यहां से उतारिएगा। 1869 में मेंडलीव जी आए थे और उन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाए। पीरियोडिक टेबल के टेबल के फॉर्म में बनाए। टेबल कहने का अर्थ हुआ ग्रुप बनाए, ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं समूह। और टोटल ग्रुप कितना था 8, पीरियड कितना था 7। और उस समय जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे मेंडलीव जी, टोटल एलिमेंट की संख्या कितना था 63, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन को जगह दिए और लास्ट एलिमेंट यूरेनियम का जगह दिए। इनको टेबल बनाने के क्रेडिट के अनुसार ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है मेंडलीव। यहां तक हो गया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लिखिएगा इस पॉइंट को लिख पाते हैं, लिखिएगा
मेंडलीव मेंडलीव के अनुसार मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे, आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम तथा ऊपर से नीचे लिख लिए ना, ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, तथा बाएं से दाएं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं तत्वों को परमाणु भार के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया था। परमाणु भार को बढ़ते क्रम में सजाए थे। आ जाएगा कि पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस नियम पर आधारित था? परमाणु एटॉमिक मास के आधार पर। ऊपर से नीचे जाइए या बायां से दायां जाइए, परमाणु भार क्या? बढ़ते क्रम में। यहाँ डिमेरिट क्या था उससे पहले समझिए कि मेरिट क्या था। अब जैसे आप पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो आप प्रूफ दीजिएगा ना कि एटॉमिक मास क्यों लिए आप, कारण क्या था, परमाणु भार क्या लिए थे। तो इन्होंने एक लॉ दिए थे जिस लॉ को बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ, आवर्त का नियम। इन्होंने एक नियम दिए थे, ये बताए थे किसी भी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण, ध्यान से सुनिएगा, इनका एटॉमिक मास पे सजाने का नियम क्या था? किसी भी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलनी के बराबर होते हैं। आवर्त फलनी कहने का अर्थ हुआ कि हर एलिमेंट का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, उसका आप आगे जाके पढ़िएगा। हर एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंसी समझ में आता है, संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हर एलिमेंट का देखिएगा कि ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी सेम है। अभी के समय में क्या है, सबका वैलेंसी सेम है। तो यही नियम देते हैं कि जितने भी तत्व है उसका भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन के बराबर होते हैं। आवर्त फलन के मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जितने भी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ एनर्जी, किस तरह से एनर्जी को लॉस करता है, ये सब नियम आपको पढ़ना है इसी में, और उसके बराबर होते हैं। इसीलिए एक वर्ड यूज कर दिए, आवर्त फलन, पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक फंक्शन। तो पहला नियम ये बताए थे, तो लिखेगा किसी भी तत्व के लिखेगा किसी भी तत्व के आवर्त का नियम में लिखेगा किसी भी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण According to this law, the physical and chemical properties of
एनी एलिमेंट, हिंदी में लिखवा देते हैं, एनी एलिमेंट टू देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास टू देयर एटॉमिक मास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। हिंदी में लिखेगा किसी भी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, उनके परमाणु भार, उनके परमाणु भार के आवर्त फलन, आवर्त फलन, पीरियोडिक फंक्शन को बोलते हैं हिंदी में आवर्त या आवर्ती बोला जाता है, आवर्त फलन है, आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन के अर्थ बहुत चीज हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो सब ये सब आवर्त फलन आपको समझना। तो इनका ये लॉ था। इनका मेरिट पॉइंट क्या था, कुछ मेरिट था, मेरिट समझते हैं। अच्छाई, क्या अच्छाई था, अच्छाई क्या था, ये आपसे क्वेश्चन आता है। अच्छाई था कि ये खाली जगह दिए थे, अपने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान दिए थे। अब ये खाली स्थान क्या है थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग को। बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, नेट नहीं है, कनेक्ट करो ना। ना हो रहा है, मोबाइल से कैसे होगा बाबू। चलो यहाँ पे इनका मेरिट पॉइंट क्या था, इनका मेरिट पॉइंट था ये खाली जगह दिए थे, खाली जगह छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े थे, क्योंकि इनको पता था कि फ्यूचर में तत्व खोजा जाएगा, इसीलिए कि भविष्य में तत्वों को सजाया जा सके, सजाया जा सके। अभी कुछ खाली जगह को आपको याद रखना, जैसे पहला खाली जगह का नाम था इका बोरोन, इका बोरोन याद रहेगा। पहला खाली जगह का क्या नाम था, इका बोरोन, ठीक है, इका बोरोन। दूसरा जो खाली जगह का नाम था इका एल्युमिनियम, इका बोरोन था, इका एल्युमिनियम। तीसरा था इका मैग्नीज, इका मैग्नीज। ये खाली जगह, अब क्वेश्चन आता है कि इका बोरोन की जगह किस तत्व को रखा गया था,
इका बोरोन क्या है? खाली जगह का नाम था। इका मैंगनीज क्या है? खाली जगह का नाम था। अब इस इका बोरोन की जगह भविष्य में कौन सा तत्व को रखा गया था? तो इका बोरोन समझ में आएगा तब ना। अब इका बोरोन सोच लो कि कोई एलिमेंट का नाम होगा। तो इका बोरोन क्या था? खाली जगह का नाम। तो कुछ खाली जगह को आपको याद रखना जो पेपर में बनता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये इन्होंने एक नियम दिए थे और कुछ मेरिट पॉइंट था। मेरिट पॉइंट क्या था कि इन्होंने खाली जगह छोड़े थे। खाली जगह क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि भविष्य में तत्व को सजाया जा सके, और इसमें से कुछ खाली जगह को आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा सब क्लियर हो जाता है पिक्चर से। ऐसा क्यों हो रहा है अभी? हाँ, तो लोग क्या सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम स्लो अपडेट ना है का? ये मोबाइल स्लो होता है यानी अपडेट नहीं रहता तब, यानी ये अपडेट ना होगा। मोबाइल में कर दें, देख लोगे? हाँ, देखते हैं एक बार ट्राई करके, खुल जाएगा तो ठीक है। क्या लिखा गया? जीरो लिखा गया ना? मॉडर्न क्यों लिख रहे हैं? मैनली आ गए आ गए। देखिए समझिएगा, चार खाली जगह को याद रखना। इका बोरोन, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम और इका मैंगनीज। चार खाली जगह पूछा जाता है। ये थे ना? कहाँ इनका पीरियोडिक टेबल? इमेज में जाने में सर्च ले रहा है। नहीं हो रहा, लिखो, लिखवा देते हैं। कल खुल जाएगा तो कल समझा दें, लिखिएगा। जो खाली जगह क्या क्या था लिखिएगा। मेरिट पॉइंट क्या था? बहुत टाइम लगेगा। देखिएगा यहाँ से मेरिट स्पेस, मेरिट पॉइंट क्या था? पहला में एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, खाली जगह। खाली जगह लिखिएगा। खाली जगह क्यों छोड़ा गया था? भविष्य में तत्वों, भविष्य में तत्वों को सजाया जा सके। भविष्य में तत्वों को सजाया जा सके। अब ये चार खाली जगह के नाम याद रखना। तीन लिखे हैं, चार खाली जगह के नाम याद रखना। पहला लिखिएगा इका बोरोन, इका बोरोन। दूसरा में इका सिलिकॉन। तीसरा में इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम। और चौथा में इका मैग्नीज, इका मैग्नीज। ये चार खाली जगह था।
अब देखिएगा क्वेश्चन आएगा, एका बोरॉन की जगह कौन सा एलिमेंट को रखा गया था, याद रखिएगा स्कैंडियम। St स्कैंडियम। एका बोरॉन की जगह किस तत्व को भविष्य में जगह दिया गया, स्कैंडियम। एका सिलिकॉन के जगह को जर्मेनियम से भरा गया, जर्मेनियम, जर्मेनियम को लिखेंगे क्या, Ge। इका सिलिकॉन के खाली जगह को जर्मेनियम से भरा गया था। इका एल्युमिनियम को खाली जगह को गैलियम से भरा गया, गैलियम की। और इका मैग्नीज की खाली जगह को टेक्टेनिशियम से भरा गया था, टेक्टेनिशियम, इसे बोलते हैं Tc। ये 4 खाली जगह को याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है। इनकी ये अच्छाई थी, लेकिन डिमेरिट क्या था ये समझना। डिमेरिट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब डिमेरिट क्या था, डिमेरिट पहला डिमेरिट ये था कि इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर सजाए थे। और डिमेरिट ये था कि कोबाल्ट और निकेल, आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उसमें कोबाल्ट और निकेल ये हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो इसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, कम, और इसका एटॉमिक मास ज्यादा। यानी लिख देते हैं, इसका होना चाहिए क्या, कम, और इसका होना चाहिए ज्यादा। होना चाहिए एटॉमिक मास इसका क्या होना चाहिए था, कम, और इसका ज्यादा। लेकिन इसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है और इसका कम। नहीं समझे, तो गलती हो गया ना। हम तो ये लिखवाए हैं कि परमाणु भार ऊपर से नीचे जाओ या बायां से दायां जाओ, बढ़ते क्रम में रहेगा। तो यहां तो क्या हो गया, यहां से घट गया ना जी। इसका क्या होना चाहिए, कम, और इसका ज्यादा। लेकिन रियल में इसका क्या होता है, ज्यादा, और इसका क्या होता है, कम। ये होता है, होता मतलब क्या, इसका है। सजाना चाहिए मेंडलीव जी को इस तरह, सजा दिए, निकेल को पहले होना चाहिए, क्वार्ट को बाद में। तो आप बोलेंगे कौन सा बड़ी बात है सर, निकेल को पहले लिख देते हैं, क्वार्ट को बाद में। उतना मेहनत किए फिर भी क्रेडिट नहीं ले पाए। लेकिन निकेल को पहले लेने पर उनका पूरा ग्रुप गड़बड़ा जाता। ग्रुप में भी तो पढ़े हैं कि ग्रुप टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल सेम था, हेनरी जी कुछ नहीं आए। हेनरी जी आए कि गुरुजी आप जो भी बनाए हैं सही बनाए हैं, एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर कर देते। तो उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास के जगह क्या रख दिए, एटॉमिक नंबर। तो वहां से नाम आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, एमपीटी। एमपीटी का जनक किन्हें माना जाता है, हेनरी मॉडलिन। ये 1913 में बताए थे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पर आधारित है, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या। फिर भी इनको ये माफ कर दिया गया। चलिए ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इतना मेहनत किए हैं, आप पूरा मेहनत जोर से किए हैं, एक पीरियोडिक टेबल बनाने में पूरा जिंदगी लगा दी है, इनको माफ कर दिया गया। लेकिन गुरुजी आगे कहाँ जाइएगा, क्योंकि परमाणु भार अब उठा करके फंस गए थे, क्योंकि आइसोटॉप्स की जगह इन्होंने नहीं दिए। अपने पीरियोडिक टेबल में समस्थानिक का जगह दिए ही नहीं थे। अब हम अभी बता रहे हैं कि एक एलिमेंट का अलग अलग समस्थानिक हो सकता है।
ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट था कि समस्थानिक का जगह नहीं देते, समस्थानिक का जगह आवर्त सारणी में नहीं दिए। समस्थानिक आज भी नहीं है, आज भी तो नहीं है, आज भी देखिएगा हाइड्रोजन एक ही है, पोलोनियम एक ही है, तो फिर भी आज सही क्यों? बताइए, आज का पीरियोडिक टेबल हम सही मानते हैं, आज भी आइसोटोप्स की जगह नहीं मिला है, पहले भी आइसोटोप्स की जगह नहीं था, लेकिन इनको हटा दिया गया था आइसोटोप्स के कारण, समस्थानिक ना जगह नहीं देने के कारण इनको हटाया गया था। कारण क्या? अभी बताया ना जी कि आइसोटॉप्स में परमाणु भार सबका अलग अलग होता है। परमाणु भार क्या होता है? तो अलग अलग। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या वो परमाणु भार पर है? परमाणु संख्या के आधार पर है। तो परमाणु संख्या हर एलिमेंट का एक ही होते हैं, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का 6, तो 6, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका यही डिमेरिट पॉइंट है। लेकिन आपको आइसोटॉप समझ में नहीं आ रहा है तो बस एक बताते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका समस्थानिक का नाम है, बाकी किसी का समस्थानिक का नाम नहीं है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। सबको याद है? सबको याद है? हाइड्रोजन कितने समस्थानिक? 3। क्वेश्चन आता है समस्थानिक किसे कहते हैं? इसका परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग। ये रटा रटाया है, ये ऑप्शन में मिलेगा ही, रेयर केस में नहीं मिलता है। अब क्या देता है ये बताता हूं। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अब समस्थानिक का पहला देख लेते हैं। पहला क्या होता है? प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। दूसरा क्या होता है? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। तीसरा क्या होता है? ट्रिटियम, ट्रिटियम। अगर हम प्रोटियम को सिंबल से लिखते हैं तो इसको लिखेंगे H11। कहने का अर्थ हुआ इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। इसको हम क्या लिखेंगे? H12। इसको क्या लिखेंगे? H13। समझ में आ रहा है सबको? नीचे क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या, और ऊपर क्या लिखते हैं? परमाणु भार। नीचे हम जेड को डिनोट करते हैं, ऊपर ए को। तो देखिएगा ये तीनों जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तीनों का देखो एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग। तो हम क्या कर सकते हैं? समस्थानिक किसे बोलेंगे? वो ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा क्या बनेगा? ध्यान देना यहाँ पे। तो हम ये लिख सकते हैं पहला वाला में कि एटॉमिक मास कितना है बाबू? एटॉमिक मास कितना है? 1। एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ये बताया था कि अगर एलिमेंट न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ? उदासीन, जिस पर कोई चार्ज, इस पर चार्ज है नहीं है चार्ज, तो कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। लिखवाया था ना कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? 1। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 1। अब ये बताइए आप इसमें परमाणु भार किससे सिंबल करते हैं? ए से। परमाणु भार किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस, तो परमाणु भार इसका कितना है? 1। प्रोटॉन की संख्या क्या है? 1। न्यूट्रॉन निकल जाएगा, न्यूट्रॉन कितना आएगा? 0। न्यूट्रॉन कितना आएगा? 0। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ये प्रोटियम की बात बता रहे हैं। अगर ड्यूटेरियम में आ जाओ तो ड्यूटेरियम को किससे लिखे हैं?
H12, तो यहाँ 2, यानी कहने का अर्थ हुआ एटॉमिक नंबर कितना, एक। जेड को क्या डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर, या ऐसे लिख दो। एटॉमिक नंबर इसमें कितना है बाबू बताओ, एक। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 2। आप बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कितना है, एक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखने से पहले ध्यान दो, देखो उधर क्या देखा है, देखो समझ में फिर नहीं आएगा, खाली मुस्कुराता है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, एक। अब बताओ ए बराबर क्या बताए थे, पी प्लस एन। एटॉमिक मास कितना, 2। प्रोटॉन की संख्या कितना, एक, और एन निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, एक। न्यूट्रॉन की संख्या कितना, एक। अब तीसरा आते हैं, यहां बताओ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर चेंज है, सब तो बराबर है। एटॉमिक नंबर एक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक। अरे थोड़ा चेंज कर दिया ना, तो 3। अरे नाम देखो, सुनो, रट एकदम देख लिए, 1 3 1 3 1 2, हम नाम चेंज कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, एक। अब यहां देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 3। तो ए बराबर क्या बताए थे, पी प्लस एन। ए क्या है, एटॉमिक मास, पी क्या है, तो एन, एन निकल जाएगा, एन निकल गया, 2। ये हाइड्रोजन की समस्थानिक की कहानी है, जिसमें परमाणु संख्या क्या है, समान, और परमाणु मास, एटॉमिक मास अलग अलग। एटॉमिक नंबर इक्वल है और एटॉमिक मास अलग अलग, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या होगा, जिसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम। देखो एक एक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये समस्थानिक का दूसरा परिभाषा। वैसे तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उसे भी हम समस्थानिक कहते हैं। और ये वाला ऑप्शन में रहता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, अलग, परंतु प्रोटॉन की संख्या, तो समस्थानिक का कितना डिफिनेशन, 2। समझ में आया कैसे हुआ, 2 गो। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है ना बाबू। देखो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना, 0। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना, 1। और ट्रिटियम में 2। तो न्यूट्रॉन तो अलग अलग है, लेकिन प्रोटॉन को देखो, प्रोटॉन इसमें कितना, 1, इसमें भी कितना, 1, और इसमें भी कितना, 1। तो समस्थानिक का 2 परिभाषा याद रखिएगा, कि वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या बराबर परंतु परमाणु भार अलग अलग, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। और वैसे तत्व जिनके प्रोटॉन की संख्या बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, उसे भी समस्थानिक कहते हैं। समझ में आया, दोनों परिभाषा समझ में आ गया, तो ठीक है, इसको लिखना। कहां से लिखना है बाबू, डिमेरिट से ना, डिमेरिट से लिखना। पीरियोडिक टेबल देखिएगा, कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है, ज्यादा है, और यहाँ कम है, जिसके कारण ये डिमेरिट था। और सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, समस्थानिक को अपने आवार सारणी में जगह नहीं दे पाए।
दूसरा डिमेरिट पॉइंट था कि अपने आवास सारणी में समस्थानिकों का जगह नहीं दे पाए थे। हो गया यहां तक? यहां तक हो गया? एग्जाम्पल में लिखना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों का नाम। हो गया? यहां तक हो गया सबका? देखो जल्दी।
केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर पढ़ लोगे 50% खत्म हो जाएगा। एक पीरियोडिक टेबल ज़्यादा दिन तक चलेगा, दूसरा मेटल नॉन मेटल, ये भी लगभग 10-15 दिन से कम ना चलेगा, समझे, लगभग 8 क्लास तक चली जाएगा। और एक है कार्बन कंपाउंड, ये भी थोड़ा लंबा चल जाएगा, बाकी सब छोटा छोटा है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये सब 2-3 दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, हो गया। अब यहां से बोला जाएगा कि ऐसा समस्थानिक किसे कहते हैं, क्या बताइएगा। तो हम आपको 2 परिभाषा बताएं। पहला क्या, सिंपल, जिसका परमाणु संख्या क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या बराबर, और एटॉमिक मास क्या अलग अलग, डिफरेंट। ये पहला परिभाषा लिख सकते हैं ना। वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या बराबर परंतु परमाणु भार अलग अलग, पहला। दूसरा परिभाषा क्या बताएं, वैसे तत्व जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या होना चाहिए, सेम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। ये दूसरा परिभाषा, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पहला तो याद होगा सबको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम। तो करते रहता है, इसको सेंटेंस में लिखवा दें, हाँ, यस या नो, लिख लो। तो पहला लिखना, और जिनको नहीं लिखना ये 2 लिख लो, काफी है। लिखिएगा पहला में आइसोटॉप का पहला डिफिनेशन लिखिएगा, वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या, वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या बराबर परंतु परमाणु संख्या बराबर परंतु परमाणु भार अलग अलग हो। वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या बराबर परंतु परमाणु भार अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वैसे तत्व जिनके प्रोटॉन की संख्या बराबर परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है, तो बताइए मेनलिफ पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट क्या था, सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट समस्थानिक को जगह नहीं मिला था। क्यों, क्योंकि ये परमाणु भार के आधार पर सजा रहे थे, अब परमाणु भार समस्थानिकों पर अलग अलग होते, तो इनको हाइड्रोजन 3 बार लिखना था, हाइड्रोजन 3 बार, प्रोटियम लिखते हैं, ड्यूटेरियम लिखते हैं, ट्रिटियम। तो सोचिए हर जिसका समस्थानिक है तो उसको तो लिखना पड़ता पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि परमाणु भार तो अलग अलग होता है ना, तो पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। और शुरू से मकसद था पीरियोडिक टेबल को छोटा बनाना,
याद रखना आसान हो करना, और ये और डिफिकल्ट की ओर चले गए थे, इसीलिए इनके जगह आए इनके कौन मित्र, ये स्टूडेंट, इनके जगह आए इनके विद्यार्थी हेनरी मॉजले। हेनरी मॉजले बोले कि गुरुजी हम आप साइड हो जाइए। अब नाम आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यही पीरियोडिक टेबल आज तक पढ़ते आ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी। ये देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मॉजले 1913 में। 1913 में इस पीरियोडिक टेबल का नाम पड़ गया क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आज तक का सबसे बड़ा पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हेनरी मॉजले जब ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय टोटल एलिमेंट की संख्या, इसमें टोटल एलिमेंट की संख्या 118। कितने? आज भी 118, आज भी 118, जिसमें से 118 में 92 एलिमेंट ऐसे हैं, 92 एलिमेंट ऐसे हैं। यहाँ एलिमेंट बोल रहे हैं तो धातु और धातु क्या बोल रहे जी? हम एलिमेंट बोले हैं ना। 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल है। नेचुरल समझते हैं ना, प्राकृतिक से प्राप्त हुए, नेचुरल है। और बाकी कितना बच गया? 26 एलिमेंट ऐसे हैं जो हम लोग बनाए। हम लोग मतलब हम तो नहीं, मानव के द्वारा बना हुआ, यानी आर्टिफिशियल। तो 118 तत्व में 92 तत्व क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए, और 26 को हम लोग के द्वारा लैब में तैयार किया गया, ठीक है, मानव के द्वारा। और इसमें पहला तत्व, पहला एलिमेंट मॉजले जी किनको जगह दिए थे? हाइड्रोजन को। आज भी हाइड्रोजन, शुरुआत में भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना जगह बरकरार है ना, चेंज किया हाइड्रोजन नहीं। और लास्ट एलिमेंट इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रोजन को एस से, ऑर्गेनाइजेशन को ओ जी। क्या हुआ जी? है लड़ने लगती है, लड़कियां आपस में लड़ जाती है नहीं। पृथ्वी में लड़की लड़की का दुश्मनी बहुत भयानक होता है। लड़ाई हो जाएगा ना, सबसे बड़ा हथियार झोटा होता है। पकड़ा गया, जो पहले पकड़ लिए वो तो प्लस पॉइंट नहीं है। लड़का क्या खाली कहेगा देख लेंगे, और देखेगा क्या पता ना, देखेगा 10 गो आएगा तब न। लड़का उतना ना, लड़का लोग का दुश्मनी भयानक कहाँ होता है? उसी से होगा जो सबसे अच्छा दोस्त है। नहीं, वो तुरंत उससे नाराज हो जाएगा ना, अकेले अकेले ना, ठीक है, इसी में हो गया। तो जो सबसे अच्छा दोस्त है उसी से दुश्मनी ज्यादा हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए, तो हेनरी मॉजले जी पीरियोडिक टेबल बनाए थे, कौन सा? आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें टोटल एलिमेंट कितना था? 118, जिसमें 92 क्या था? प्राकृतिक, और 26 आर्टिफिशियल। फर्स्ट एलिमेंट क्या? हाइड्रोजन। लास्ट एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओजी। तुम लोग बोलते हो ना एजी, यहाँ ओजी याद रखना। और इसमें पीरियड की संख्या 7, लेकिन ग्रुप की संख्या 18। ग्रुप की संख्या 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितना था? 18, आवर्त की संख्या 7, ठीक है। तो इसमें ग्रुप की संख्या, ग्रुप कहने का अर्थ हुआ समूह, समूह की संख्या 18 और पीरियड
पीरियड यानी आवर्त की संख्या 7। सबसे प्लस पॉइंट इनका मेरिट पॉइंट क्या था वो भी बताएंगे, पहले इतना लिख लीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मॉजले के द्वारा 1913 में दिया गया था। हेनरी मॉजले कौन थे? मैनलिव के विद्यार्थी, स्टूडेंट। ये जहां समझ में नहीं आया पूछना है, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा पीरियोडिक टेबल, अब मेन स्टार्ट हुआ। यहां तक क्या कर रहे थे? बकवास नहीं, 2 दिन से क्या कर रहे थे? बकवास सही था, पूछेगा तो समझ में आएगा। कह रहा बकवास। उसका हाइड्रोजन को कभी फिक्स नहीं किया गया, कहीं भी रख सकता, हीलियम की जगह ले सकता, उससे आवारा एलिमेंट का था। लास्ट में लिखवा देंगे किसको क्या बोला जाता है, अभी पढ़ लो। होता है बहुत से उप नाम में रहता है। अजनबी एलिमेंट किसे बोलते हैं, आवारा किसे बोलते हैं, लवारिस किसे बोला जाता है? आवारा को ही बोलते हैं। नहीं यार तुम लोग बात मत करो, हो गया। तुम लोग याद करती हो जी? तो सर आ जाते कमी है, एग्जाम थोड़ी है आ जा रहे हैं, सुनिएगा तो ना भी आएंगे। इन लोग 2-3 को याद करती होगी वो भी। चलो शनिवार को पूछेंगे, कल फ्राइडे है ना, कल नहीं कल पढ़ाएंगे पूरा। सैटरडे को तुम लोग क्लास लेते हैं, क्या हो जाएगा? है जिस दिन बोल देंगे सुनेंगे देखेंगे आधा हो जाएगा। लड़का लोग गायब हो जाता है, इन लोग तो पक्का है। ये लोग बतियाएगा, चले क्या आज? आज सुनेंगे, बट याद हो देख लेंगे दूसरा दिन। ऑनलाइन चलवे करेगा, ये भी तो डिस्कस हो जाता है कि ऑनलाइन देख लेंगे। ग्रुप कितना था? 18, आवार कितना? 7। फर्स्ट एलिमेंट क्या? हाइड्रोजन, और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को कैमा स्थान दिया गया? 118। हाइड्रोजन को पहला, पहला एलिमेंट क्या था? हाइड्रोजन, और 118वां नंबर ऑर्गेनाइजेशन ओजी। अब यहां समझना ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था?
तो याद रखिएगा ये परमाणु संख्या के आधार पर आधारित। परमाणु संख्या यानी कहने का अर्थ हुआ टॉप से बॉटम जाएंगे या लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम। एटॉमिक नंबर को बढ़ते क्रम में लिखा गया था, एटॉमिक नंबर को बढ़ते क्रम में। तो लिखिएगा हेनरी मौजले के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मौजले के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया गया था। परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया गया था। अब देखिए कितने वैज्ञानिक आ गए हैं शुरू से, 4। पहला कौन थे? पहला डोराइनर का कौन सा सिद्धांत था? फिरिक्स सिद्धांत। कितने एलिमेंट थे? 3। ठीक है, उनका क्या नियम था? बीच वाला का एटॉमिक मास जो होना चाहिए 2 एलिमेंट के एवरेज के बराबर। फिरिक्स सिद्धांत तो यही तो बोलता है। दूसरा वैज्ञानिक कौन थे? न्यूलैंड का क्या नियम था? अष्टक का नियम। बस यही रखना, अष्टक का नियम। इसमें पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के साथ क्या होगा? बराबर। कहां तक सक्सेस रहा? कैल्शियम। तत्वों की संख्या कितना था? 56। पहला एलिमेंट क्या? हाइड्रोजन। लास्ट एलिमेंट थोरियम। तीसरा नंबर वैज्ञानिक मेंडलीव में टोटल एलिमेंट कितने थे? 63। पहला एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट यूरेनियम। ठीक है, इनका क्या फंक्शन था? परमाणु भार के आधार पर। इनका डिमेरिट क्या था? समस्थानिकों को जगह नहीं दिए थे। और लास्ट में कौन आए? हेनरी मौजले। इसमें सबसे पहले इन्होंने ग्रुप कितना बताए हैं? 18 ग्रुप तैयार किए और 7 पीरियड और 4 ब्लॉक तैयार किए। ब्लॉक कितने तैयार किए? 4 ब्लॉक तैयार किए। अब पीरियोडिक टेबल आज तो ओपन नहीं हो रहा है, ये क्या था? एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक और नीचे में क्या? एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक यहां से ही निकाला गया था, डी ब्लॉक से ही एफ ब्लॉक को निकाला गया था। क्यों निकाला था ये समझ में आना चाहिए। तो टोटल ब्लॉक कितने हैं? 4। ब्लॉक की संख्या 4। ब्लॉक मतलब समझते हो ना, प्रखंड नहीं। ठीक है, पहला एस ब्लॉक। एक्स ब्लॉक में ग्रुप कितना था? इसमें ग्रुप 2 रखा गया था, एक और दूसरा में पी ब्लॉक में ग्रुप की संख्या कितना? कहां से? 13 से 18 तक। 13 से 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना ग्रुप? 6 ग्रुप। और तीसरा में एसपी डी ब्लॉक
डी ब्लॉक में क्या, 3 से लेकर के 12, कितना गुरु, 10 आएगा। हाँ 9 कैसे आ जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, तो 10 है ना आएगा जी, इतना जरूरी है नहीं। 18 ग्रुप, अति 10 ग्रुप हो गया। और लास्ट में क्या, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक को छोड़ दो यहाँ पर, इसको इनकम माना जाता है। लेकिन इसके अलावा जो पीरियड बताए थे, पीरियड, पीरियड कितना, 7, पीरियड कितना था, 7 टाइम है। इसको उतारो तो जल्दी, इसको उतार लो। चलिए कल याद करवाते हैं आप लोग को पीरियड और एटॉमिक मास।